चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे न्यू जर्नी, न्यू सब्जेक्ट। सीए इंटर पेपर नंबर 1, एडवांस अकाउंट्स आपके ग्रुप 1 का हिस्सा है। आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है। आप लोग को जो बता दूंगा, जब बोलूंगा तब लिखना है, अभी बस सुनते जाना है आपको। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, सुन लेना। यह हमारे कोर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे सबसे अहम और सबसे मेन सब्जेक्ट है। इट्स एन अकाउंटेंट। एक मिनट, हाँ। सबसे मेन सब्जेक्ट है हमारे इस फील्ड का एडवांस अकाउंट्स। और आप लोग ने जो फाउंडेशन में अकाउंट सीखा होगा, उसके कंपैरिजन में ये एडवांस अकाउंट्स एक्चुअल में एडवांस्ड है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। आप लोग ने जो फाउंडेशन में सीखा ना, वो एकदम बेसिक लेवल है। आप जो इंटर और जो फाइनल में सीखोगे ना, वो अलग ही लेवल है एज कंपैरिजन टू फाउंडेशन। सबसे पहले नोटबुक ओपन कर लेना। सर, कितने नोटबुक बनाने हैं अपने को? 2 नोटबुक बनाने हैं। सुन लेना, आपको 2 नोटबुक बनाने हैं। तो एक नोटबुक ओपन कर लो आप लोग। 300 400 जितने भी पेज का बन सकता है। वहाँ पर बस मेंशन कर देना पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स। शुरू करेंगे ना, तो सुन लो। आपके ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है। कौन से 3 सब्जेक्ट है? सबसे पहला एडवांस अकाउंट्स, सेकंड लॉ, थर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जिसमें से ट्रस्ट मी, एडवांस अकाउंट्स इज द मोस्ट इजीएस्ट बट द लेंदीएस्ट सब्जेक्ट। मोस्ट इजीएस्ट एंड द लेंदीएस्ट सब्जेक्ट ये। और ऑफकोर्स डीटी एंड आईडीटी भी लेंदी है। डीटी एंड आईडीटी भी लेंदी है, बट एडवांस अकाउंट्स भी कोई कम नहीं है। बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। तो यहाँ पर है ना, स्कोरिंग भी है। तो सबसे पहला प्लीज सब लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लोग लिखोगे। बड़े फॉन्ट में रेड कलर में, बड़े फॉन्ट में रेड कलर में, बड़े फॉन्ट में लिखना है रेड कलर में। टारगेट मार्क्स। क्या लगता है कितना होना चाहिए टारगेट? क्या कितना चाहिए आपको टारगेट? 70 चाहिए। मैडम, आपको कितना चाहिए? 70 तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ? कितना चाहिए? 60 चल जाएगा काम? सुन लेना, जब टारगेट करो ना, तो 50 60 70 का नहीं करना। क्लियर है क्या? इट शुड बी एटलीस्ट 95 प्लस। 95 तो चाहिए ही चाहिए। सर, ये क्या आप लिखा देते हो 95 प्लस, 90 प्लस? सुन लेना ना, सुन लेना। क्या होता है ना साइकोलॉजिकली, सुना है क्या कि हमारा प्लान ना रिटर्न प्लान होना चाहिए? सुना है क्या कभी ऐसा? इसीलिए ये हमारा जो भी टारगेट मार्क्स होगा ना, वो लिख देना चाहिए आपको। आप टारगेट जब लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। अगर आपका टारगेट ही नहीं होगा ना, तो आप कैसे भी पढ़ते जाओगे। बट आप जब भी ये फर्स्ट पेज खोलोगे, आप देखोगे ना कि मेरा टारगेट है 95 प्लस का, तो आप वैसा मेहनत करोगे ही करोगे। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये थोड़ा थोड़ा ना काम करता है। इसलिए जो भी प्लान होगा ना, उसको लिख दिया करो। आपने अभी आपका प्लान लिख दिया ना, यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। तो हमारा सबका टारगेट क्या है? 95 प्लस। इस 95 प्लस के लिए ना, आई विल गिव माई 200। आपको बस आपका 70 80 90% देना है इसमें। एंड ट्रस्ट में, ये देने के बाद है ना, आराम से एटलीस्ट एग्जेम्पशन तो बेयर मिनिमम सबको ही मिलेगा। लेकिन ट्रस्ट में 90 प्लस भी आराम से आ सकता है इसके अंदर। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। बट अगेन टेलिंग यू ऑल, इट्स ए लेंदी सब्जेक्ट। अब बुक बंद कर दो, अभी कुछ लिखना नहीं है। जब लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा। पहले ना कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको इस सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट के बारे में कि हम लोग कैसा पढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत लोगों के लिए ये न्यू है। तो सबसे पहला बात करते हैं अबाउट नोट्स और बुक्स के बारे में। सर, क्लासेस से क्या मिलेगा इस एडवांस अकाउंट्स को लेके? आपको मिलेगा एक
क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में मैं आपको बता दूं ना, अप्रॉक्स 700 टू 800 क्वेश्चंस होंगे। इसमें अप्रॉक्स 700 टू 800 क्वेश्चंस होंगे, 700 से 800। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। 700 टू 800 क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत ही प्यारा बुक बना है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा बुक है। इस बुक के अंदर है ना, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी ये सब कवर्ड है। सुना है क्या आरटीपी एमटीपी? रिवीजन टेस्ट पेपर एंड मॉक टेस्ट पेपर। आपके पीवाई क्यूज भी कवर्ड है इसके अंदर। सर कभी तक ये कवर्ड है ये? मैं आपको बता दूं ना, आपका भी लेटेस्ट एग्जाम ना जैन का हुआ है। आपका ये जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ होगा ना, वो कौन सा हुआ है? जैन 25 का। तो जैन 25 के आरटीपी एमटीपी, जैन 25 के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आया वो भी सब कवर्ड है। मतलब ये बुक जो मैं देने वाला हूं ना आपको, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं देखना है। बचपन से लेकर जब से वो टॉपिक आया है तब से लेकर जैन 25 तक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, सारे। इसलिए वो 600 700 तो मैं एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ, इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो, बट नॉट लेस देन दैट। प्लस आपके आईसीआई का स्टडी मैट का जो भी क्वेश्चंस होगा ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो पूरा का पूरा कवर्ड है। मतलब देर इज नो रिस्क। आप एक बार चेक कर लेना, पूरा का पूरा कवर्ड है। ये आपको बुक 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपको ये बुक के अलावा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको क्लास में दो नोटबुक मेंटेन करना, 2 नोटबुक। वन फॉर कॉन्सेप्ट राइटिंग। सर कॉन्सेप्ट राइटिंग मतलब क्या लिखेंगे, वो मैं आपको ना टाइम टू टाइम बताते जाऊंगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो बेसिकली जो अभी आप लिख रहे हो ना, मतलब आज का दिन ना पूरा कॉन्सेप्ट बुक ही यूज होगा हमारा। और जो सेकेंड बुक यूज करोगे ना, वो क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्विंग के लिए, जहां पर आप लोग है ना 700 टू 800 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने वाले हो। मैं आपको बता दूं ना, आज शायद ही यूज हो पाएगा ये 700 800 पेज का क्वेश्चन बुक। आपको ये ना नंबरिंग करना है। सर नंबरिंग मतलब ऊपर ना पेज नंबर लिखा होगा, आप लोग आओगे ना कल, उसमें ना नंबर लिख के आना। कौन से वाले बुक में लिखना है आपको? क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले बुक में। सर क्यों लिखना है ये क्वेश्चन आंसर्स वाली बुक में? कुछ लोगों को तो मालूम है क्यों लिखना रहता है। ढूंढने, किसको ढूंढना है? क्या है ना, सुन लेना, आप लोग एग्जाम डेज में ना ये जो 800 क्वेश्चन है ना, 700 800, ये नहीं कर पाओगे एक दिन में। आपको फिल्टर करना पड़ेगा, इसमें से 20 25 30 क्वेश्चन से सॉल्व करना है। और वो एग्जाम के 1.5 डे में अगर आप ढूंढते बैठोगे ना कि इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर कहाँ है, पेज पलटते रह जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो क्वेश्चन बुक मिलेगा ना, वहां पर ना रेफरेंस नंबर दे देना। पेज नंबर 78 पे इसका आंसर है, पेज नंबर 75 में इसका आंसर है। बट आपका ना ये वाला जो बुक है ना, ये नंबरिंग वाला चाहिए। तो जिसने भी नंबरिंग करके लाए हो वेरी गुड, जिसने नहीं किया ना वो नंबरिंग करेगा। पेरेंट्स को दे दो, भाई बहन होगा उसको दे दो, बोलो कि नंबरिंग डाल के दे दो। ये क्लियर है क्या? आपको 2 नोटबुक बनाने, 2, एक है कॉन्सेप्ट बुक और एक है क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बुक प्रिंटेड नहीं देने वाला हूँ। ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे ना हमारे क्लास में, ये सब का सब हैंड रिटन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बुक इज दिस ओनली, कॉन्सेप्ट बुक। जो भी आप आज डे 1 में पढ़ोगे ना, आपको हर बार एक सवाल पूछना है। आपका जो तैयारी है ना, वो कितने दिन के लिए चल रहा है मालूम है? लास्ट के 1.5 डेज के लिए चल रहा है। आप पढ़ते गए, अगर वो 1.5 दिन का तैयारी नहीं किया ना एग्जाम के, तो यू आर गॉन। क्योंकि क्या होता है कि सिलेबस इतना वास्ट है ना, वो लास्ट के 2 दिन में ना संभाला नहीं जाता है सिलेबस। लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये 700 में से ये 70 क्वेश्चन है या ये 50 क्वेश्चन है, वो मुझे करना है, प्लस आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बुक जो है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा देगा। तो यहाँ से ना ये बुक जो है ना, ये बुक आपको बहुत ही अच्छा प्यारा सा बनाना है, कलरफुल बनाना है। कलरफुल मतलब आपको ना डिफरेंट कलर्ड का पेन रखना है। रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, जो भी होता है ना, डिफरेंट कलर के पेन रखो। और जितना हो सकता है ना उतना अच्छा बुक बनाना है ये कॉन्सेप्ट बुक।
ये क्लियर है क्या? ये हाँ या ना? नेक्स्ट। क्या हो गया सब? आज मौन व्रत है सबका। क्या हो गया है? अच्छा, न्यू सब्जेक्ट है तो थोड़ा एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट है, टेंशन है। तो मैक्सिमम लोगों को तो मालूम ही है क्या करना है। ये तो सिर्फ उसके लिए जो न्यू है, वो जो फाउंडेशन है, वो लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बैठ रहे हैं कि क्या करना है, कैसा मैनेज करना है। क्योंकि क्या है कि ये बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। इसको आपको स्मार्ट और सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना होता है। कुछ टिप्स सुन लो। हम लोग है ना क्लास में ना कोई भी कॉन्सेप्ट करेंगे, अगले दिन वो कॉन्सेप्ट को ना रिवाइज करेंगे। थर्ड डे हो सकता है कि हम लोग ना फर्स्ट सेकेंड डे का क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे। फोर्थ डे में अगेन विल ट्राई अ क्यूमुलेटिव, बट सेकेंड थर्ड का तो कर ही लेंगे बैर मिनिमम। ऐसा करते करते ना आप लोग पूरा टॉपिक का ना अच्छे से रिवीजन कर लोगे। और इतने सारे सम करोगे तो रिवीजन तो हो ही जाएगा। तो क्या घर जाके रिवीजन करने का जरूरत है क्या? ये बोलो ना। आंसर है हाँ। आंसर है हाँ। तो घर जाके भी क्या करना मालूम है क्या? डेली रिवीजन 1 आवर, इसको रखना ही रखना। सर रिवीजन कैसा करना है? देख देख के करना है। ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर, हाँ सर भाई सही किया, सही किया, सही किया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको कॉन्सेप्ट समझ गए ना क्लास में? क्वेश्चंस को रखना और उसको बिना देखे और एक नोटबुक बनाना, और एक नोटबुक बनाना जिसको नाम दे देना प्रैक्टिस बुक। इसमें ना इन अ स्क्रिबल्ड वे। सर स्क्रिबल्ड वे का मतलब आप ओरल नहीं करोगे, उसको स्क्रिबल करते करते लिखोगे और सॉल्व करोगे। ट्रस्ट मी, इट विल टेक हार्डली 10-15 मिनट्स फॉर ईच सम, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द क्वेश्चन। बट 10-15-20 आधा घंटा। बट ये राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो ही एक्चुअल प्रैक्टिस है। देख के अकाउंट्स में कोई प्रैक्टिस नहीं होता। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? ऐसा देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है, ओके ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। अरे क्या फ़ायदा होने वाला है ये पढ़ के? ये क्या आंसर क्या गलत होगा क्या? ये तो आपने देख के ही लिखा है। ये सब सही होने वाला है। तो प्लीज़ डोंट चेक योर आंसर। ऑडिट नहीं करना है आपको, अकाउंट्स पढ़ना है। अकाउंट्स कैसा पढ़ेंगे कि क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर सामने नहीं होना चाहिए। इसको स्क्रिबल वे में ना रोज का प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला टिप, डेली रिवीजन करना। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये 800-900 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में करते बैठू ना यहाँ तक, तो 5-6 महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा। मैं आपको बता दूं ना, 60-70% क्लास में हो जाएगा, बट अगेन 30 से 40% है ना आपको होमवर्क करना है। एंड ट्रीट दिस होमवर्क एज अ टेस्ट। अब टेस्ट में क्या करने वाले हो? बिना देख के यहाँ पर पेपर लिखने वाले हो। वैसे ही मैं आपको ना क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल। अब घर पे एज अ होमवर्क करके आना, वो भी एक तरीके से टेस्ट ही तो हुआ। वो आप टेस्ट लिख के आना, बट यहाँ पर इवैल्यूएशन ना सेल्फ इवैल्यूएशन होगा। मैं यहाँ पर आपको आंसर बता दूंगा क्या है, उसके बाद आप चेक कर लेना, और जहाँ पर भी गलत होगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और जो सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है तो छोटे छोटे बच्चे लोगों जैसा, क्या होता है ना, एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन है, उसमें एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आपको बाय एनी चांस एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं आ रहा है, सलोनी, एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं आ रहा है, तो क्या करने का? पूरा क्वेश्चन ही छोड़ देने का। बराबर? फिर क्या करना चाहिए? हाँ, ये बोलो ना, क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को करने का ही नहीं ना? नहीं ना, तो ये एडजस्टमेंट छोड़ देना और बाकी करके आना सॉल्व। ये क्लियर है क्या? वर्स्ट केस क्या होगा? होमवर्क अगर गलत हुआ तो क्या होगा वर्स्ट केस? बोलो ना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पनिशमेंट है, कुछ फाइन है। आपको बस यहाँ पर कट करना है, उसको फिर से लिखना है। ये क्लियर है क्या? लेकिन होमवर्क में ना नो कॉम्प्रोमाइज, हाँ प्लीज। होमवर्क में ना नो कॉम्प्रोमाइज। आई एम वेरी 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 स्ट्रिक्ट टू दिस। मुझे होमवर्क ना चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर लगता है ना होमवर्क नहीं हुआ तो छुट्टी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होमवर्क तो करके ही आना है। थर्ड, मार्क
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्लैश एडजस्टमेंट्स। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एडजस्टमेंट, मतलब आपको एक एक टॉपिक में ना एवरेज 30 40 50 क्वेश्चंस होगा। आपको हर बार जाके 30 40 50 क्वेश्चंस नहीं करना है। आपको कैसा करना है 30 40 50, आपको फर्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे ना, सुन लो ना, देखो हर क्वेश्चन टच होना चाहिए। वो हर क्वेश्चन को आप टच कब कर पाओगे मालूम है? अगर आप है ना ये कर रहे हो तो, अगर मेरा टॉपिक खत्म हुआ, सुनो ध्यान से, अगर जिस दिन भी मेरा टॉपिक खत्म हुआ, समझो कि 4th को खत्म हुआ मेरा टॉपिक, और मैंने आपको बता दिया अच्छा आपका हर टॉपिक का टेस्ट होगा, मैंने आपको बोला कि 6th को ना आपका टेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5th को छुट्टी होगा, इसका ये नहीं है मतलब कि 4th को छुट्टी होगा, इसका मतलब ये नहीं कि 6th को छुट्टी होगा। मतलब वो जो आपको कम टाइम मिलने वाला है ना, उसमें आपको रिवाइज करके आना वो पूरा टॉपिक। और आपको क्या लगता है वो कम समय में आप हर एक सम सॉल्व करके आओगे क्या? आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। और ये एक बार छूट गया ना, अब वापस ये गाड़ी को नहीं पकड़ सकते हो। एक बार ये ट्रेन निकल गया ना आगे, तो फिर से आके ना पीछे नहीं पकड़ सकते हो। तो आपको ना ये रोज करना है, मतलब करना ही है। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस रखना है ना, तो इसी तरीके से हो सकता है। आपको अगर हर क्वेश्चन को टच करना है ना, 30 का 30 क्वेश्चन को, तो यही एक तरीका है, आपका ट्रेन छूटेगा नहीं। एंड जब भी आप करोगे ना, जब भी, तभी ना मार्क करते जाना, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। हो सकता है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बट ये मार्क करना ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लास्ट डे ना, सुन लेना, लास्ट डे जब आप लोग बुक खोलोगे ना, लास्ट 1.5 डे में आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्या करना है। आपके पास होगा कॉन्सेप्ट बुक, कॉन्सेप्ट बुक देखोगे मज़ा आ जाएगा। प्लस आपके जो क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होंगे, आपने वो मार्क किया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मार्क किया होगा। अगर आप उतना भी कर लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, क्योंकि आपने ना एक बार है ना पूरा सॉल्व किया ही किया है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बार पूरा सॉल्व करना कंपलसरी, और वो यहीं से हो जाएगा। एक बार भी अगर छूट गया ना, ये एक भी दिन का रह गया ना, वो बैकलॉग बनता जाएगा, फिर वो टॉपिक ही चला जाएगा ऑप्शन में, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लास्ट जो आपको नहीं लिखना है, विच इज अ गेम चेंजर इन एवरी सब्जेक्ट, इज टेस्ट। मैडम, हर टॉपिक के बाद है ना, हर टॉपिक के बाद टेस्ट होगा, हर टॉपिक के बाद टेस्ट होगा। अब क्या है कि कुछ बच्चे लोग अच्छा पढ़ते हैं, तो जस्ट ऐसे दिखा देता हूँ, तो उनके से मार्क्स नोट करते, ये अपडेटेड वाला भी मिल जाएगा अभी आपको, किसने किसने कितना कितना मार्क्स लाया है। तो ऐसा एक ट्रैकर बनेगा टेस्ट का, बट हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट होगा। प्लस फुल सिलेबस का भी ना 2 मॉक टेस्ट होगा, वो एंड में होगा, लास्ट में। क्या ये क्लियर है एडवांस अकाउंट्स को लेके कहानी पूरा? ठीक है, नोटबुक ओपन कर लो भी आप लोग भी। तो थोड़ा बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज में लिखने का, 95+, बट ठीक है अभी कट वट मत करो, उसको रहने दो। यू शुड बिलीव योर सेल्फ। लिखने में क्या जाता है मैडम, लिख देने का। चलो, सबसे पहला बात करते हैं अबाउट पेपर पैटर्न। लिखो आप लोग मेरे साथ, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, आज सबका ना मौन व्रत है। तो आप लोग बताओ ये पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या होगा ये पेपर पैटर्न एडवांस अकाउंट्स का? नहीं आप तो बोलो ही मत, आप कब से आप ही बोल रहे हो। 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और 70 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। ये झूठ बोल रही है, क्या प्रैक्टिकल ही होता है कि थियरी भी आ सकता है? थियरी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा सुन लो ना, एमसीक्यू कितने मार्क का होता है? 30 मार्क्स का। और जो आप प्रैक्टिकल बोल रहे हो, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, वो कितने मार्क का होता है? वो तो ऑफकोर्स 70। कितने क्वेश्चन आते हैं?
5 6 7 8 9 4 3 2 1 कितने मार्क का होता है? 6 क्वेश्चंस। तो आंसर इज 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट है ना 5 करना है, जिसमें से भी ना क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो यहां पर पेपर पैटर्न लिखो आप लोग। आपका जो MCQ है ना, इट कैरीज 30 मार्क्स। और ये कंपलसरी होता है, ये इजी है। आपको क्या है, बस ABCD दिया होगा, जय माता दी करो, जो ऑप्शन मैच हो गया ठीक है, नहीं मैच हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं। क्यों ऐसा कोई टेंशन नहीं है? देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ध्यान से सुनो। फिर भी कुछ लोग ना थोड़े स्मार्ट होते हैं। बोलो कैसे? वो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? जिधर डाउट हुआ ना छोड़ के आते हैं। क्यों रिस्क लेने का? क्यों रिस्क लेने का? तो हूं नहीं, बेवकूफ होते हैं। अरे टिक मार के आओ ना, जाएगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, तो एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेगा ना। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपका ये तो छूटना ही नहीं चाहिए। लास्ट में अगर छूट भी गया ना, पेपर कलेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे आप लोग क्लास में करते हो ना, 1 मिनट, तो वैसा लेके ना फटाफट टिक मार देने का, जो भी ऑप्शन होगा। और आपका जो बच गया बैलेंस है ना, वो है डिस्क्रिप्टिव। सर कितने मार्क्स का आता है ये डिस्क्रिप्टिव? 70 मार्क्स का आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6। मुझे बताओ जरा, ये गिन के 2 से 6 तक कितने क्वेश्चंस हो गए? हाँ, 5 क्वेश्चंस हो गए। अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5, 15 नहीं, आउट ऑफ 5। देखो ये आपका 14 मार्क्स कंपलसरी। यहां पर आपका 14 मार्क्स इंटू 4, 14 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चंस। सो मैं आपको बता दूं ना सिंपल में, जो आपका टोटल मार्क्स है ना, वो MCQ है 30 और डिस्क्रिप्टिव है 70। सर 70 कैसे? 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक तो कंपलसरी वाला और इसमें से 4, तो टोटल इस तरीके से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। आपको 100 मार्क का ही पेपर लिखना है, आपको 100 मार्क का पेपर लिखना है। पेपर पैटर्न क्लियर है क्या? सुनो ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला, क्वेश्चन नंबर 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, 5 बोला, 6 बोला, ये सब के अंदर है ना सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। एज इन लाइक AB या ABC या ABCD। अगर समझो एग्जाम्पल A और B आया, तो जरूरी नहीं इक्वली डिवाइडेड होगा। सर मतलब ये 7 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 10 मार्क्स हो, ये 4 मार्क्स हो सकता है ये 8 मार्क का हो, ये 6 मार्क का हो। वो लोग कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है ABC हो सकता है ABC हो, ये 4 मार्क, ये 4 मार्क्स, ये 6 मार्क्स, कैसे भी आ सकता है। हो सकता है एक ही क्वेश्चन आ जाए 14 मार्क्स का। सर ऐसा कोई टॉपिक है क्या 14 मार्क्स का आने जैसा? बहुत सारे टॉपिक्स हैं।
बहुत सारे टॉपिक्स है, तो चलो इस टॉपिक्स के अंदर चलते हैं। लिखो, आपके एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस क्या है? आपके एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस क्या है? बहुत लोगों ने सुना है, फाउंडेशन वाले लोग, सुना है कि नहीं सुना है? सब एएस ही आ गया है यहाँ पर, सुना है? सो आपको बता दूँ, सारे एएस, एएस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है ना, सुन लो। देर आर टू कंसेप्ट्स, एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेस। सर इसमें फ़र्क क्या है? एकदम सिंपल समझाता हूँ। एएस जो है ना वो देसी है, और इंडेस विदेशी है। मतलब एएस है ना, इंडिया में जो छोटे छोटे कंपनीज है ना, या जो छोटे छोटे लोग हैं ना, उनको अप्लाई होता है। और इंडेस किसको अप्लाई होता है? बड़े बड़े लोगों को। आपके सिलेबस में ना इंटर लेवल पे इंडेस कवर्ड ही नहीं है। पूरा का पूरा क्या कवर्ड है? एएस। और आपको बता दूं, सारे एएस कवर्ड है, सारे। ये पहले ना फाइनल का पोर्शन हुआ करता था, अब फाइनल से पूरा शिफ्ट होकर ना इंटर पे आ चुका है। बट बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड बहुत प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा एएस। कुछ एएस थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एवरेज इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। बट ट्रस्ट मी, अगर हमारा टारगेट है ना 90-95 प्लस का, तो नहीं इंपॉर्टेंट है ना उसको भी उतनी शिद्दत से करना है जहां पर आप एकदम इंपॉर्टेंट पे ध्यान देने वाले हो। क्योंकि इंस्टीट्यूट ना कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन डालेगा। कितने एएस है? किसी ने बाय एनी चांस सुना है तो कितने एएस है बोलो ना? 29 है। और कोई? 30? और कोई? 31? 31 एक? 31 दो? पहले ना 30s में हुआ करता था, 30-31, बाद में ना हटा दिया उन्होंने। उन्होंने सही बोला है, देर आर ओनली 29 एएस। सो AS1 से लेकर AS29, AS1 से लेकर AS29। इधर देखो ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं, एक्सेप्ट AS6 एंड AS8। क्यों सर एक्सेप्ट 6 एंड AS? हमारे सिलेबस में नहीं है क्या? हाँ, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपकी या किसी के भी सिलेबस में नहीं है, ये निकाल दिया गया है। तो टोटल कितने एएस हमको पढ़ने हैं? तो बोलो ना, कितना एएस पढ़ना है? 27। अदर देन एएस का बात करते हैं। अदर देन एएस का बात करते हैं कि सर अदर देन एएस में हमको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला, प्रिपरेशन ऑफ, सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां पर हम बातें करने वाले हैं अबाउट पीएनएल बैलेंस शीट, जहां पर हम बातें करने वाले अबाउट पीएनएल एंड बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट सुना है कि नहीं सुना है? सुन लेना, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अंदर इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। शेड्यूल 3 ऑफ व्हाट? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर क्या दिया हुआ, इसका फॉर्मेट दिया है। मैं आपको बता दूं ना, जिसको एएस अप्लाई होता है उसका फॉर्मेट अलग है, जिसको इंडेस अप्लाई होता है उसका फॉर्मेट अलग है, प्लस जो एनबीएफसीज होते हैं ना उनके लिए अलग है। सेकेंड लिखो, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज।
क्या होता है ये बायबैक? क्या होता है ये बायबैक? ये बोलो ना, क्या होता है ये बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज? बायबैक का मतलब खुद का ही शेयर्स परचेज कर लेना। मतलब आपको जब शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न करना होता है ना, तो आप क्या करते हो? अपना ही शेयर्स परचेज कर लेते हो और उनको पैसा रिटर्न करता हो। यहां पर ध्यान से देखना, क्या बोला? बायबैक ऑफ शेयर्स, बराबर? नहीं, सिक्योरिटीज। इस सिक्योरिटीज में ना शेयर्स भी आ गया, डिबेंचर्स भी आ गया, ठीक है। थर्ड लिखो, सबका फेवरेट टॉपिक होता है, जिसको मालूम है ये, वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पूरे एडवांस अकाउंट्स का सबसे इजीएस्ट टॉपिक इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इजीएस्ट, मजेदार टॉपिक। फोर्थ, ब्रांच अकाउंट्स। फोर्थ इज योर ब्रांच अकाउंट्स। बस कोई अंदाजा लगाएगा कितने चैप्टर पढ़ने अपने को? कितने चैप्टर्स होंगे जो हमको पढ़ने? अंदाजा लगाएगा? 35। इनको कहाँ से 35? 35 कौन से, जरा बताओ। हर एएस एक चैप्टर, तो कितने 35 कैसे हुआ, जरा बताओ। 29 + 4 35। सर कितना इजी था। अच्छा, तो आंसर इज 32 पढ़ना है अपने को। 32 पढ़ना है। सर 32 कहाँ से हो गया? 27 तो अपने को क्या पढ़ना है? एएस पढ़ना है, +4 तो अदर देन एएस पढ़ना है। कितना हो गया? 27। अरे कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 31 प्लस एक, एक टॉपिक जो है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। एएस किस किस को अप्लाई होने वाला है ना, वो पढ़ना है हम लोगों को, टॉपिक नंबर 1। तो ऐसा करके कुल मिला के कितना टॉपिक पढ़ना है? 32। और इस 32 टॉपिक में से हमारा वो टारगेट है। आपको बता दूं, ये जो एएस है ना, ये दो दो इसके अंदर है ना, वो एएस नहीं है, वो एक समुंदर है। इसके अंदर से दो एएस, वो एएस नहीं लगेगा, वो एक समुंदर लगेगा, वो एक अलग से चैप्टर लगेगा, वो अलग से एक सब्जेक्ट भी लग सकता है। वो एएस है। एक है कंसोलिडेशन, और दूसरा है आपका अमालगमेशन। एक है कंसोलिडेशन और दूसरा है आपका अमालगमेशन। मतलब मैं ऐसा कंसीडर करूंगा, सुन लेना ध्यान से। ये 6 टॉपिक एक तरफ, ये 6 टॉपिक एक तरफ, और जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, वो एक तरफ। क्लियर है क्या? चलो न्यू पेज ओपन कर लेना आप लोग, न्यू पेज। ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से अच्छा सीधा ना अब टॉपिक का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर सर क्या है? क्या ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस है? आंसर इज नो। आंसर इज नो, अभी नहीं। ये जो भी एएस है ना, उसमें से एक एएस है ना, मतलब कई एएस इंपॉर्टेंट है, बट एक एएस है ना, वो पहले बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। वो ऐसे हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेश पेज ओपन कर लो और लिखो चैप्टर का नाम, एएस 13। एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। चलो जल्दी जल्दी, स्पीड, हाँ स्पीड स्पीड।
स्पीड डज मैटर्स इन अकाउंट्स, अकाउंट्स इन सारे सब्जेक्ट में। तो सजाओ, सजाते सजाते बट स्पीड में लिखो भी। अच्छा, ये जो भी आप लिख रहे हो ना, ये सब के सब ना कॉन्सेप्ट बुक में लिख रहे हो। इधर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी यहाँ पर है ना एक कॉन्सेप्ट बुक बना, एक प्रैक्टिकल बुक बनाया है। जब प्रैक्टिकल बुक में कुछ लिखना होगा ना, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए, आज के लिए तो कुछ नहीं लिखना होगा इसके अंदर। आज सारे के सारे ना हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। सुन लेना ना। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? ये बोलो ना भास्कर, क्या हो गया आज, नहीं बोलना है आज? क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट? बोलो सुजल। पर्सन इन्वेस्ट कर देता है शेयर्स में, जो इन्वेस्ट करता है। और कंपनी। हाँ, तो एक इंडिविजुअल के एंगल से जरा बताते जाओ क्या क्या होता है ये। हर चीज में इन्वेस्टमेंट होता है, बट जैसे कि कोई तो एक दो एग्जांपल तो हो सकता है ना इसका। म्यूचुअल फंड में पैसा डालना इज एन इन्वेस्टमेंट, यस। और अरे प्रैक्टिकली क्या चलता है सुन लो ना, सब्जेक्ट के अंदर मत घुस जाओ। जिसको ना हाफ हार्टेडली मालूम है ना, वो बोलेगा अरे हाँ सर, शेयर्स, डिबेंचर्स। बट जनरल बात करो ना पहले। जनरल में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? एक तो हो गया यस म्यूचुअल फंड्स, और हाँ, किसी में भी, किसी में भी मनी इन्वेस्ट करना। जैसे कि स्वरांजलि ने जाके ना आईफोन खरीदा, और अभी तो बोला आपने मनी इन्वेस्ट कर देना। जिसका प्राइस बढ़ता है वही इन्वेस्टमेंट है, और जिसका प्राइस नहीं बढ़ेगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने शेयर्स खरीदा, वो कंपनी डूब गई, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, प्राइस तो नहीं बढ़ा उसका। ओके ओके। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने का कोई ना कोई एक इरादा होता है। तो सुन लो पहले, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करते हो? मैं सबसे मेन जो सुनना चाहता था ना, वो था प्रॉपर्टी। आई डोंट नो आप लोग ने कभी सुना है कि नहीं सुना है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट्स है ना अपने इंडिया में, इस प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट्स जितना अच्छा रिटर्न्स देता है ना, ऐसा मानते हैं, ऑफकोर्स सब जगह पर अपना अपना कैलकुलेशन है, बट प्रॉपर्टी जितना इंडिया में रिटर्न देता है ना, वैसे ही उतना रिटर्न है ना प्रॉपर्टी का कहीं और नहीं मिलता है। और इंडिया नहीं, मुंबई बोलना चाहिए। मुंबई में जितना आपको रेट मिलेगा ना प्रॉपर्टी का, उतना रेट ना बाहर जल्दी नहीं मिलेगा। सुन लो ना, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी हुआ, सेकंड हुआ शेयर्स हुआ, और एक कॉमन बात करो, कॉमन गोल्ड का इन्वेस्टमेंट्स हुआ। अरे यार, गोल्ड का रेट मैंने अभी सुना, वो लाख 95 1 लाख तक पहुंच गया ना कुछ। 1,04,000, बाप रे बाप। आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे एक बार गोल्ड लेना था, तभी रेट कुछ चल रहा था 60-65। मैं क्या सोचा कि थोड़ा रुकते, वो शायद वो धनतेरस से कुछ तो था, तभी वो हाइक ज़्यादा ही रहते, तभी मेरा थोड़ा रुकते, रेट थोड़ा तो कम हो जाएगा ना, फिर बाई करते हैं। और उसके बाद जब सुना ना एक बार, तभी 80 पहुंच गया था। मैं बोला शायद ना हाथ से निकल गया है, एक काम करता, थोड़ा रुकता, थोड़ा गिर जाएगा ना तो लेता हूँ। और रिसेंटली भी सुनने में 1 लाख पहुंच गया है। तो लेना है तो इसमें ले लो, नहीं तो ये तो कम तो होने से रहा, ये तो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो गोल्ड इज अ अनदर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। ऑफ कोर्स यस, देन कम शेयर्स, देन कम डिबेंचर्स। हमारा ये जो टॉपिक है ना, इट इज लिमिटेड टू, ये जो हमारा टॉपिक है ना, इट इज लिमिटेड टू शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। यहाँ पर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का बात नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स का बात नहीं होगा। सर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? प्रॉफिट मतलब, ये सही है, प्रॉफिट के लिए, कुछ इनकम कमाने के लिए, कुछ रिटर्न्स मिलने के लिए। ये रिटर्न्स मतलब क्या होता है, जरा बता सकते हो क्या? फ्यूचर में कौन काम आए? पैसा। पैसा ही काम का, इंसान काम का नहीं है फ्यूचर में। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि कुछ ना कुछ रिटर्न्स आए। रिटर्न्स में भी इन द फॉर्म ऑफ, जैसा कि अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या चीज़ चाहिए आपको? हाँ, आपको रिटर्न में क्या चाहिए? ओके, क्या है रे, ओ क्या है ना,
उसको शेयर्स में इन्वेस्ट भी करना, लोन भी लेना है। तो क्या चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स? एक तो कोइंसिडेंटली ही माइट बी राइट ऑल्सो, कैपिटल एप्रिसिएशन बोलो या डिविडेंड बोलो, तो बेसिकली रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का दो इनकम होता है। सर व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन? अरे आप जब शेयर्स खरीदते हो ना, तो आपको क्या चाहिए मालूम है? कि एक रेगुलर फ्लो ऑफ मनी आए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और जो शेयर्स आपने 2,000 का खरीदा था ना, भगवान करे वो 2 का ना 3,000 हो जाए, 4,000 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। तो रिटर्न्स में भी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। एक क्लियर है क्या? अच्छा सुनो ना, दो लोग होते हैं, दो लोग। एक तो वो पर्सन जो पैसा लगाता है, और दूसरा वो पर्सन जिसमें ये पैसा लगाया हुआ है। तो हम लोग जिसने पैसा लगाया ना उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, और जिसने जहां पर भी पैसा लगाया ना सामने वाले पर्सन को बोलते हैं हम लोग कंपनी। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स हम लोग किसके एंगल से पढ़ने वाले? ये एक इन्वेस्टर के एंगल से पढ़ने वाले हैं कि कंपनी के एंगल से? तो मैं आपको बता दूं, कंपनी के एंगल से नहीं पढ़ने वाले हैं। ये सब किसके एंगल से पढ़ने वाले? हम लोग एक इन्वेस्टर के एंगल से पढ़ने वाले हैं। ये समझ में आया क्या? क्यों सर कंपनी के एंगल से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप हमको? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कंपनी के एंगल से ना आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन वाले लोग। शेयर्स अगर मिलेगा, शेयर्स का पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर वो एक गेम होता था ना, ड्यू रिसीट ड्यू रिसीट ड्यू रिसीट, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, और मजा आता था। अरे वाह, 6-6 8-8 एंट्री याद हो गए, ड्यू रिसीट। और बीच में आता था एक कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, प्रो रेटा। वो सब किसके एंगल से था? कंपनी के एंगल से। तो कंपनी के एंगल से हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, हम किसके एंगल से पढ़ने वाले हैं? इन्वेस्टर के एंगल से पढ़ने वाले। समझ में आ गया क्या? चलो थोड़ा लिखते हैं इसको, लिख लिख के आप समझते हैं। बहुत डिस्कशन कर लिया, सुन लेना ना। कोशिश करो, कोशिश करो, आप जिस कलर से हेडिंग लिखोगे ना, वही सेम कलर से हेडिंग ना थ्रू आउट लिखना, थ्रू आउट। जिस कलर से आप कंटेंट लिखोगे ना, मैं भी कोशिश करूंगा बट हो सकता है चेंज हो जाए। जिस कलर से आप कंटेंट लिखोगे ना, वही सेम कलर से कंटेंट ना थ्रू आउट बुक में लिखना। जिस कलर से आप एग्जाम्पल लिखोगे ना, मैं जिस कलर बोल बोल के ये बता रहा हूं कि यू कैन कीप चेंजिंग कलर फॉर दिस थिंग्स, हेडिंग के लिए अलग, कंटेंट के लिए अलग। जिस कलर से आप एग्जाम्पल्स लिखोगे ना पूरे बुक में ना, वही सेम कलर से एग्जाम्पल लिखना। और सारे इंपॉर्टेंट तो सबको सबको मालूम है कहाँ से मार्क होना चाहिए, रेड कलर में मार्क कर लेना। तो मार्क भी कर लेना, हाईलाइटर रहेगा तो हाईलाइट भी कर देना। क्लियर है क्या? सुन लेना, इसको पढ़ने का एक तरीका होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसको मैं कुछ ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, 5, 6। उस कैटेगरी को हम लोग नाम दे देंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ट्रस्ट मी, जिसको ये चीज़ पता है ना, उसको पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस टाइप में क्रिएट करने का। आपको जो एग्जाम डेज में जो फिल्टर होके मिलेगा ना, आपको क्वेश्चंस मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो आपको बहुत अच्छे से आपका ये प्रैक्टिकल थियरी बुक बनाना है। तो शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। सबसे पहला लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला लिखेंगे हम लोग मैं सारे हेडिंग रेड कलर में लिखूंगा, मेरा कंटेंट ग्रीन कलर में होगा। आप हो सकता है सारे कंटेंट है ना इधर ब्लैक, ब्लैक इज मोर प्रेफरेबल, बिकॉज एग्जाम में आपको ब्लैक कलर में लिखना है, और ब्लू कलर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हेडिंग को लेट इट बी इन सम डिफरेंट कलर, मे बी रेड, मे बी ब्लू। डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना। आप ये कोशिश नहीं करना कि सर आपका हैंडराइटिंग बराबर नहीं है तो हम भी वैसे ही निकाले। मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। लिखो, investments are assets held
फॉर अर्निंग इनकम। ये एग्री करते हो क्या? इन्वेस्टमेंट्स क्या है आपका एक, ये बोलो ना, इन्वेस्टमेंट्स क्या है आपका एक एसेट्स है। क्यों हेल्ड करते हो? फॉर अर्निंग इनकम। ये सब लोग बोलेंगे क्या? सुन लेना ना, इन्वेस्टमेंट्स क्या है आपका एक एसेट्स है। ये सब लोग अच्छा सुन लो, सब लोग मत बोलो, जो लड़का है वो ही बोलो और जो लड़की है वो ही बोलो, बाकी लोग मत बोलो। इन्वेस्टमेंट्स क्या है आपका? एसेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम। इसका आखिरी में आवाज आया क्यों रे सुजल? चलो, इनकम दो टाइप का, इनकम दो टाइप का, एक होता है आपका रेवेन्यू इनकम, एक होता है आपका कैपिटल इनकम। एक होता है आपका रेवेन्यू इनकम और एक होता है कैपिटल। मैडम क्या होगा, थक गए हो क्या आप? आंख में कुछ गया है कि आपकी आंखें बंद हो रही है लिखते लिखते? सर सुबह सुबह बुला लिया मैं, वो कब से ऐसा आंख खोल खोल के कोशिश करी कि इसको खुला रखो खुला रखो। कुछ गया है तो उसको बंद ही रखो ना, ऐसा लिखो। सबसे पहले रेवेन्यू में लिखो डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल्स। मुझे बताओ डिविडेंड इनकम कब होता है? ये बोलो ना, क्या खरीदोगे तो डिविडेंड इनकम हो जाएगा? शेयर्स। इंटरेस्ट कब होगा? जब आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदोगे तो। बॉन्ड्स स्लैश डिबेंचर्स। और रेंटल इनकम कब हो सकता है? हाँ, जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा होगा और वो प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया होगा, तो हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। और कैपिटल इनकम का मतलब क्या होता है? कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब उसका भाव बढ़ना। जनरली ना, जनरली दो चीजों में ज्यादा होता है, एक तो शेयर्स और दूसरा इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, इसमें होता है। मैं आपको बता दूं ना, आपके सिलेबस में ना बस यही दो है, हमको ना यही दो पढ़ना है। टॉपिक खत्म होने के बाद आपको लगेगा सर क्या ये टॉपिक था, इतना इजी टॉपिक, मज़ा आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय था जब ये एग्जाम में ना एवरी ईयर आना ही आना फिक्स था इस टॉपिक से क्वेश्चन। इसीलिए मैंने ना पहले ना ये टॉपिक उठाया। मैं आपको बता दूं ना ऑर्डर भी, अगर आपको थोड़ा समझाऊं ना। अब मैंने इन्वेस्टमेंट्स लिया है, इसके बाद है ना मैं आपके ये जो समुंदर लायक टॉपिक है ना ये खत्म करूंगा। अगर मैं आपको बोलूं आज से 90 डेज अगर हमारा चलेगा ना एडवांस अकाउंट्स, सो मोर देन 50% या मोर देन 50 क्या 60-70% टाइम ना ये टॉपिक में ही जाने वाला है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना उसी में जाने वाला है हमारा। और ये सारे टॉपिक में ना एक कॉमन चीज़ें है, वो है पीएनएल और बैलेंस शीट। आप ये टॉपिक पढ़ो, बैलेंस शीट पीएनएल बनाना है, ये टॉपिक पढ़ो बैलेंस शीट पीएनएल बनाना है, ये टॉपिक पढ़ो बैलेंस शीट बनाना है, ये टॉपिक पढ़ो बैलेंस शीट बनाना है, ये टॉपिक पढ़ो बैलेंस शीट बनाना है, ये टॉपिक बैलेंस शीट बनाना है। सो मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले ना आपको बैलेंस शीट सिखा दूंगा शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो बैलेंस शीट और पीएनएल का डिस्कशन हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? उसके पहले ये एएस को हम लोग खत्म करेंगे फटाफट एकदम। तो क्या आपको समझ में आया?
व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है आपका? एक बोलो ना, एसेट्स विच इज हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम। इनकम कितने टाइप का है? दो टाइप का, एक तो रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू में क्या क्या आ जाता है? डिविडेंड इंटरेस्ट एंड रेंटल, ठीक है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इनकम मतलब क्या? आपका कैपिटल अप्रिसिएशन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, फॉर्म्स ऑफ, ओहो, पहले दिन तो अच्छा हैंडराइटिंग आ जा। इन्वेस्टमेंट्स, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सुजल लिखते जाओ, लिखते जाओ, दिखाओ। लिखा फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? मेरे को बोलता हो गया, लिखा है उसने? लिखो, दो फॉर्म है, एक तो इन्वेस्टमेंट्स हैव फिजिकल फॉर्म, इन्वेस्टमेंट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि फिजिकल फॉर्म का इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी? वेरी गुड, लिखो 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 लिखो, वेरी गुड। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? लैंड और बिल्डिंग, फिजिकल फॉर्म। और नो फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब? क्या बात है, क्या बात है, शेयर्स। चलो, थर्ड, तीसरी बात। अब यहां से ना मेन टॉपिक शुरू होने जा रहा है, यहां से ना मेन टॉपिक शुरू होने जा रहा है। अगर आपके पास आखिरी के 4-5 लाइन बचे हैं ना, तो नेक्स्ट पेज पे लिखना प्लीज, नेक्स्ट पेज पे लिखना, नेक्स्ट पेज पे लिखना। इधर देखो, मेरे पास भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया। लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स को ना दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका, जिसको जिसको थोड़ा थोड़ा आइडिया ना, बोलते जाओ ना। एक होता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा ऑफकोर्स मालूम पड़ गया अब क्या रहेगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा होता है नॉन करंट। सुनो ना, व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट? करंट का दूसरा नाम क्या होता है? किसी किसी का टीवाई भी हुआ है ऐसा लग रहा है ना? हाँ, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, वो कौन सा होता है? ओके, 1 ईयर से लेस रहता है, सही बोल रहे हैं। सुन लो ना, ये आम जिंदगी, कौन सा वाला? मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स होता है, 1 ईयर से लेस होता है। अभी हमारे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेंटोस जिंदगी कि क्या होता है एक्चुअल में। कुछ सवाल पूछा जाएगा, लिखो, बट सही है ऑफ कोर्स, उतना ही लेवल तक हम लोगों को ना समझा जाता है। आप अब जब एएस पढ़ोगे ना, तो आप कितना डिटेल पढ़ोगे आप देखते जाना। एक होता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स के नीचे लिख दो ब्रैकेट में, ये है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और ये क्या है आपका
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एक है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा क्या आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जैसा इन्होंने बताया ना सर, व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स विच इज फॉर लेस देन 1 ईयर। तो अनुपम एक सवाल आता है, कहाँ गया अनुपम? 1 ईयर रहा तो क्या, ऐसे तुक्का मार दो लॉन्ग टर्म, तो गलत है, तो इट इज शॉर्ट टर्म। ये क्लियर है, सबको याद रहेगा? सो यस, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जैसा मैं लिख रहा हूँ पहले देखो और लिखो। इंटेंशन टू होल्ड is less than or equal to 1 year. Intention to hold is less than or equal to 1 year. और यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? Intention to hold is more than 1 year. इंटेंशन टू होल्ड इज मोर देन 1 ईयर। कशिश, अगर लेस देन 1 ईयर होल्ड करना तो कौन सा इन्वेस्टमेंट? हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। और मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म। ये बोलो ना सब लोग, लॉन्ग टर्म। और 1 ईयर रहा तो शॉर्ट टर्म। ये क्लियर है क्या सबको? मैडम सुनो ना, एक सवाल। ओके, मैंने एक डिबेंचर्स या शेयर्स खरीदा कंपनी का। मैंने 4 इयर्स के लिए खरीदा वो शेयर्स। मैंने सोचा कि 4 साल के बाद इसको बेच दूंगा। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि 4 साल के बाद मैं इसको बेच दूंगा। 3 महीने के बाद मैंने इसको बेच दिया। शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। 3 महीने के बाद मैंने बेच दिया उसको। मैडम बोलो। लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? 3 महीने के बाद बेच दिया। 3 महीने के बाद लेकिन बेच दिया। भास्कर, तेजस, क्यों, किस चीज का? लेकिन मैंने तो बेच दिया 3 महीने में। क्यों? वो कहां पर दिखेगा? हाँ, मैंने मार्क किया हुआ इंटेंशन। तो चलो, इसने वर्ड पकड़ा कि सर इंटेंशन, चीटिंग मत करो, इंटेंशन तो लिखा हुआ है इधर। बट हाउ डज दिस इंटेंशन मैटर? नहीं, यहां पर मैंने मेंशन किया है, बट आप प्रैक्टिकली सोचो, जब आप शेयर्स खरीदोगे तो वहां पर लिखोगे क्या, मेरा इंटेंशन ये है। आपने 2 महीने में बेच दिया, तो क्या बोलना चाहिए आपको, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? हाँ, किससे? कोर्ट में? ये कोई कोर्ट वोट तक मैटर नहीं जाएगा ये। हाँ बोलो ना ऋषभ, अगर 2 महीने में बेच दिया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म होना चाहिए। कार्तिक, शॉर्ट टर्म क्योंकि सर 2 महीने का। हाँ आप बताओ क्यों लॉन्ग टर्म? अच्छा, आप शॉर्ट टर्म ही हो, ओके। हाँ मैडम, अच्छा अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ लॉन्ग टर्म, तो आप सब शॉर्ट टर्म में आ गए। तो करेक्ट आंसर इज वो ना, शॉर्ट टर्म नहीं होगा, आपका लॉन्ग टर्म होगा। सुन लो, क्योंकि आपका इंटेंशन चेक किया जाएगा। आप मुझे बताओ, आप अकाउंटिंग कब करने वाले हो परचेस का? खरीदने के टाइम कि बेचने के टाइम? बोलो ना। खरीदने के टाइम पे आपको क्लासिफाई करना होता है ना कि आपका ये करंट है कि नॉन करंट है। अरे जब आप खरीदोगे तभी क्लासिफाई करना है। और आप क्लासिफाई तभी किस बेस पे करोगे? इंटेंशंस के बेस पे करोगे। आपका इरादा क्या है? जिस दिन भी आपने खरीदा उस दिन आपका इरादा क्या है? उस दिन आपका इरादा है अगर 4 साल तक होल्ड करने का, तो आप उसको जब भी आप खरीदोगे
उसको कहां पर क्लासिफाई करोगे? नॉन करंट। इवन दो आपने एक महीने में भी बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक महीने में बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्लासिफाई ना बेचने से पहले हो चुका है। इसलिए वहां पर काम क्या आता है मालूम है? इंटेंशन काम आता है। इंटेंशन काम आता है। इंटेंशन कब काम आता है? एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग फॉर परचेस। परचेस के समय पे आपका क्या इरादा था, क्या इंटेंशन था। अगर आपका इरादा होगा ना, सुन लो ना, अगर आपका इरादा होगा ना कि 5 महीने में ही इसको बेचना है, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ आपका? बोलो ना, कौन सा इरादा हुआ? शॉर्ट टर्म। अच्छा सुनो ना, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। मुझे बताओ, शेयर्स खरीदूंगा तो प्राइस चेंज होता है क्या कभी? शेयर्स का चेंज होता है? आज दो दो दिन, तीन तीन दिन में चेंज होता है। यस क्या? एक एक घंटे में चेंज होता है। एक एक घंटा क्या, एक एक मिनट में चेंज होता है। समझा कि नहीं समझा? सुनो ना, मुझे बताओ, मुझे कब फर्क नहीं पड़ेगा ये शेयर्स के प्राइस चेंज होने से? जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं? लॉन्ग टर्म। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अरे फर्क तो पड़ना चाहिए ना यार, फर्क तो पड़ना चाहिए। हाँ, उसका ज्यादा होगा तो सेल करेंगे? नहीं ना, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, सवाल ये है कि शेयर का प्राइस समझो मैंने जब खरीदा तब था 2000, अब वो 1700 हो गया। अब ये 1700 मतलब 300 से गिर गया। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? अगर मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क कब पड़ता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। क्यों लॉन्ग टर्म वाले को फर्क नहीं पड़ता है? आगे जाके सही आंसर है। अरे यार सुन लो ना, आपका इरादा है क्या आज बेचने का? आपका इरादा है क्या आज बेचने का? एक सिंपल समझाता हूं, देखो एक क्रिकेट मैच से समझाता हूं, सुनो ध्यान से। क्रिकेट मैच से समझाता हूं। दो है, एक है आईपीएल। आईपीएल तो सुना ही होगा, देखा ही होगा, देख रहे होगे बराबर ना। भास्कर कौन जीता कल? अच्छा, आरआर जीता। ओके, बहुत अच्छा खेला सूर्यवंशी। सो एक आईपीएल है और एक है टेस्ट मैच। सुनो ना, अब एक बैट्समैन ने ना पूरा एक ओवर पूरा का पूरा खा लिया, पूरा का पूरा एक ओवर खा लिया, 0 रन बनाया टेस्ट मैच में। आपको फर्क पड़ा बहुत? अरे क्या कर दिया यार, एक भी रन नहीं लिया। फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? 5 दिन मैच चलने वाला है, मैच थोड़ी आज खत्म होने वाला है। अच्छा, यही आईपीएल में खा लिया होता तो, आईपीएल में यही खा लिया था तो ऑडियंस निकल के मारती थी। जो स्टेडियम में तो देख रहे हैं ना लोग, वो लोग निकल के मारने लगेंगे। ये क्लियर है क्या? तो वैसे ही आप जब शेयर्स खरीदते हो, 2000 का 1700 हो गया ना, आपको अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, लॉन्ग टर्म, आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको थोड़ी तुरंत बेचना है। आपको कब बेचना है? ये हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद बेचना है। इसके लिए जो टेम्पररी शॉर्टफॉल, टेम्पररी जो मार्केट गिर रहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी सुनो ध्यान से, सर हमारे इन्वेस्टमेंट्स को ना 2 कैटेगरी में तोड़ा है, एक है करंट और एक है नॉन करंट। ये बोलो ना सब लोग, एक है करंट और एक है नॉन करंट। सर क्यों बांटा इसको? क्यों बांटा? क्योंकि लिए करंट का वैल्यूएशन अलग है और नॉन करंट का वैल्यूएशन अलग होता है। सो आपका ये जो नॉन करंट है ना, नॉन करंट, आपका ये जो नॉन करंट वाला है ना, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। क्या बोल दिया? इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूड एट कॉस्ट? इसका मतलब क्या होता है? इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वही प्राइस रखना है जिस प्राइस में आपने खरीदा होगा ना, वही प्राइस आपका इन्वेस्टमेंट्स में दिखेगा। एक एग्जांपल सुन लो ना, मैंने कंपनी का एक शेयर्स खरीदा 5 लाख रुपीज दे के, और खरीदने के बाद 31 मार्च ईयर एंड आ गया। अब वो 5 लाख का ना 3,50,000 हो चुका है, तो मैं उसको 5 लाख को 3,50,000 करूं कि 5 लाख ही रहने दूं? 5 लाख ही रहने दो। सर क्यों 5 लाख रहने दो? ये जो शॉर्टफॉल हुआ ये रिड्यूस करना है क्या? नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है? कोई बोलेगा क्यों नहीं करना है? क्योंकि ना सर टेम्पररी शॉर्टफॉल से ना आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपका इन्वेस्टमेंट्स का प्लान लॉन्ग टर्म का है, इसलिए शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट नहीं देने का। सर ये 5 लाख का ना 5,50,000 हो गया, तो प्रॉफिट बुक कर दूं क्या?
नहीं करने का। बचपन में कभी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पढ़ा होगा। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि जब भी प्रॉफिट होगा ना, फ्यूचर में होने वाला है, उसको बुक नहीं करते। ये क्लियर है क्या? सुनो, इसके नीचे लिखो ब्रैकेट में, अनलेस देयर इज परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू। ये क्या बोल दिया? अनलेस देयर इज परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू, मतलब सुनो ध्यान से, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा 5 लाख का, और वो कंपनी डूब गया, या उसकी जो मेन कंपनी थी, होल्डिंग कंपनी, वो बिक गई, आपको मालूम है आपका जो शेयर का भाव है ना, वो 1 लाख हो चुका है। अब ये जो शॉर्टफॉल है ना, ये टेम्पररी नहीं है, ये क्या है आपका? परमानेंट इन नेचर। ये क्या है आपका? परमानेंट इन नेचर है। तो ये अगर परमानेंट इन नेचर है ना, तो उतने से आपको वैल्यू ना गिराना पड़ेगा। अगर टेम्पररी रहा ना, तो टच करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दूं ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, करंट वाला, ये लॉजिकली ना आपका ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते हो। और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप कोई भी चीज ट्रेडिंग के लिए यूज करते हो ना, तो इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहां पर भी इसका वैल्यूएशन कैसे होने वाला है? इट विल बी, इट इज वैल्यूड एट 1 or 2, विच एवर इज लोअर। वॉट इज 1? कॉस्ट। वॉट इज 2? मार्केट प्राइस। कभी कभी वर्ड यूज होगा इसके लिए फेयर प्राइस, कभी कभी वर्ड यूज होता है इसके लिए एनआरवी। विच एवर इज लोअर। चलो ठीक है, विच एवर इज लोअर। हम लोग ना AS13 में ना, AS13 में ना डिस्कशन होगा अबाउट करंट इन्वेस्टमेंट्स। AS13 में डिस्कशन होगा अबाउट करंट इन्वेस्टमेंट्स। वापस से सुनो ना, क्या क्या हम लोग ने किया अभी तक। हम लोग ने सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है वो समझा। हमने ये समझा कि इन्वेस्टमेंट्स का ये जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इन्वेस्टर मतलब जिसने पैसा लगाया है, उसके व्यू पॉइंट से पढ़ना है। दूसरा सर कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट्स पढ़ना है? करंट की नॉन करंट वाला? करंट वाला। करंट की नॉन करंट? करंट वाला। सुन लो ना सर, कौन सा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है? प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट्स पढ़ना है क्या यहाँ पर? नहीं, हम लोग को 3 ही पढ़ना है मेन। एक तो शेयर्स, एक है डिबेंचर्स, और एक है बॉन्ड्स। ये 3 ही पढ़ना है। क्लियर है क्या? इसमें लिखो आप इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो। कवरेज, टॉपिक्स, टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें लिखो सबसे पहला इन्वेस्ट। राइट साइड में ना जगह रखना, इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स। मैं यहां पर ऐसा करके कुछ लिखा के देने वाला हूं, इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। और एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम लोग, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जब हम लोग ये 3 पढ़ लेंगे ना, ये 4 कॉन्सेप्ट, हमारा ये AS खत्म हो जाएगा।
सर इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स डिबेंचर शेयर्स, यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एक प्यारा सा अकाउंट बनाने के लिए सीखेंगे, एक प्यारा सा छोटा सा अकाउंट जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये एक अकाउंट सीखेंगे, बहुत ही प्यारा सा है, 2-3 आइटम डेबिट है, 2-3 आइटम क्रेडिट है, डन। और उसके बाद सीखने वाले अबाउट रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हो सकता है आपका इरादा बदल गया है, इरादा बदलता है कि नहीं बदलता है? वैसे यहाँ पर भी बदल सकता है। अगर आपका इरादा बदल गया है ना, तो इस इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई करना पड़ेगा फ्रॉम मे बी करंट टू नॉन करंट और फ्रॉम नॉन करंट टू करंट। तो कैसा क्या होगा अकाउंटिंग, उसका बात करने वाले। यहाँ पर ये जो फर्स्ट जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? फिक्स्ड बेरिंग इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड बेरिंग मतलब इसको क्यों बोला फिक्स्ड बेरिंग? क्योंकि वहां पर जो रिटर्न्स है ना वो फिक्स मिलने वाला है। इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट फिक्स होता है क्या? कि ऐसा हो सकता है कभी आज 10 मिला तो कल 12 मिल सकता है, इसलिए इसको क्या बोला है? नहीं होता ऐसा, इसीलिए इसको बोला क्या है? फिक्स्ड बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड, वो फिक्स होता है क्या? नहीं। आज कंपनी को प्रॉफिट है तो दे देगा कंपनी 10-20-30%। आज कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो कुछ भी नहीं देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट हाँ, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। और सर वो फिक्स्ड बेयरिंग में क्या मिलता है हमको? इंटरेस्ट। एंड दिस इज योर नॉन फिक्स्ड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। चलो एक बार जरा देखो क्या क्या देखा है। सबसे पहला क्या देखा हम लोग ने? इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है बोलो ना? इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स विच इज हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम। इनकम मतलब एक रेवेन्यू है और एक दूसरा कैपिटल। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में सबसे पहला एक तो होता है फिजिकल फॉर्म और दूसरा नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल फॉर्म मतलब बिल्डिंग्स बराबर, प्रॉपर्टीज, और नो फिजिकल मतलब शेयर्स। यहाँ से मेन चालू हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो तरीके का क्लासिफिकेशन, सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट, सेकेंड नॉन करंट। एक होता है करंट और दूसरा होता है नॉन करंट। सर करंट किसको बोलते हैं? जहां पर आपका इंटेंशन टू होल्ड इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये इंटेंशन कब चाहिए? एट द टाइम ऑफ परचेज चाहिए। तो ये लिखा के दे देता हूँ आपको, आपको लिखा के दे देता हूँ कि आपको ये जो इंटेंशन रखना है ना। अच्छा ये जो भी मैं ऑरेंज कलर में लिखता हूँ ना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एट टाइम ऑफ परचेज होना चाहिए आपका इंटेंशन। एट टाइम ऑफ परचेज आपका इंटेंशन होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको उसको अकाउंटिंग एंट्री करना है। सुन लो, अगर चाहे तो हम लोग सिंपल है एक अकाउंट बनाना है, डेबिट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स का, बहुत इजी है। बट फिर भी ना मैं इसके एकदम डिटेल में बात करूंगा, ये ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों को ना बेसिक्स भी नहीं आता अकाउंट्स का। मैं एकदम डिटेल में बात करूंगा। तो वो डिटेल में समझाने से पहले ना मैं एक एग्जांपल लूंगा। पहले मैं आप एक एग्जांपल को ना पूरा सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद उस एग्जाम्पल के मदद से ना मैं सारे कंक्लूजन्स लिखूंगा। देखो हमने इस एग्जाम्पल में ये किया था, ये किया था, ये किया था। आपको सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर दूंगा और वो कंक्लूजन के बाद जाके मैं आपको फॉर्मेट लिखाऊंगा। मैं डायरेक्टली फॉर्मेट नहीं लिखाने वाला हूँ। तो आओ आप लोग लिखो एक एग्जाम्पल। एक मिनट पहले हेडिंग दे दो, आप लोग एक हेडिंग दे दो अभी। बेसिक्स एंड जर्नल एंट्रीज। मेरे साथ में जरा फटाफट एकदम लिखते रहो।
Mr. A has 1000 10% debentures as on 31st March 2024 of ABC Limited. Company pays interest on 30th September and 31st December every year. On 1st June 2024, A sold all debentures to B for rupees 98. On 31st December 2024, B sold 600 debentures to C for rupees 99. For rupees 99. Pass journal entries in books of Mr. B. Pass journal entries in books of Mr. B. एक बार बुक बंद कर दो अभी. आप लोगों ने अगर ये एग्जाम्पल समझ लिया ना तो ये चैप्टर हो गया आपका. आप लोगों ने ये एग्जाम्पल एक बार समझ लिया ना तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया. ये अमृता क्या हुआ, थक गए हो? रात भर पढ़ाई की आपने? मॉक टेस्ट का तैयारी चल रहा है? नहीं, सबके लिए ना है. ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं. यहाँ पर एक मिनट, मिस्टर ए कहाँ चला गया? ये गायब हो गया इधर से. मिस्टर ए हैज 1010% डिबेंचर्स. कितना डिबेंचर्स है सर उसके पास? 1000. कितना डिबेंचर्स है? 1000 एज ऑन 31st December 2024. क्लियर? मैंने यहां पर बोल दिया, अभी आपको फिलहाल कुछ लिखने का जरूरत नहीं है. कंपनी पेज इंटरेस्ट कब कब दे रहा है? 30th September एंड 31st December एवरी ईयर. मतलब साल में कितने बार इंटरेस्ट मिल रहा है? 2 बार मिल रहा है. एक कब मिल रहा है? 30th September. और दूसरा कब मिल रहा है? 31st December मिल रहा है. ऑन 1st June 2024 ए ने क्या कर दिया? ए सोल्ड ऑल डिबेंचर्स. ए सोल्ड व्हाट? ऑल डिबेंचर्स टू बी फॉर 98,000. सर था कितना उसके पास? 1000 डिबेंचर्स था. बी सोल्ड 600 डिबेंचर्स टू सी फॉर 99. क्या बोले अपने को? पास जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ मिस्टर बी. सुनो ना ध्यान से. आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इस तरीके का, हर बार आपको ना एक टाइम लाइन बनाना ही है. इधर देखो सर, टाइम लाइन कैसे बनेगा. आपका साल कब शुरू हो रहा है? बोलो ना. 1 अप्रैल 2024. और खत्म कब हो रहा है?
सबसे पहले ना इंटरेस्ट के डेट को प्लॉट कर दो। इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट कब कब मिलने वाला है जरा बताओ। 30th सो मैं आपको बता दूं यहां पर, सो दिस डेट इज 30th इस दिन क्या होने वाला बोलो, इंटरेस्ट मिलेगा। सर ये किसके एंगल से आप बात कर रहे हो सब? अभी अभी तो जनरल बात कर रहा हूं मैं, कोई भी हो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 30th को। और सेकेंड इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? एक मिलेगा 30 सितंबर और दूसरा मिलेगा 31 मतलब यहां पर कहीं पर मिलेगा 31 को, है ना? सॉरी 24 आएगा, 2 मिनट। हाँ 24 आएगा, 2 मिनट। इसको ना मैं थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ, जगह मिल जाएगा। तो सबसे पहला 30 सितंबर 24 को इंटरेस्ट मिलेगा और 31 दिसंबर 24 को भी मिलेगा। ये सबको समझा? सर और क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? बी के एंगल से, सबसे पहला क्या किया उसने? परचेस किया है। सर कौन से डेट को परचेस किया इस बी ने? फर्स्ट को परचेस किया, 1 जून को, जरा देख लो ध्यान से। 1 जून को परचेस किया बी ने। सो 1 जून मतलब यहीं पर कहीं पर 1 जून 24 को क्या किया बी ने? परचेस किया है। और सेल कब किया इस बी ने? 31 दिसंबर को सेल कर दिया। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं चेंज करता हूँ, आप लोग बाद में करना, ये आप लोग अभी कुछ नहीं करना प्लीज़। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए। तो इसका ये इंटरेस्ट मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इस इंटरेस्ट को शिफ्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? इस इंटरेस्ट को शिफ्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है सर? सेल हुआ है। सर परचेस कितना किया था मालूम है? 1000। और सेल कितना किया मालूम है? 600। सुनो ना ध्यान से अब। कैनाई से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक अप्रैल मई, सर मई है क्योंकि यहाँ पर 1 जून लिखा हुआ है। तो कैनाई से यहाँ पर 2 महीने तक, ये किसके पास था? ए के पास था। यहां से यहां तक कितना महीना हुआ? जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना मंथ्स हुआ? 4 मंथ्स। ये किसके पास था? बी के पास था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 मंथ्स तक किसके पास था? बी के पास था। और ये अगला 3 महीना किसके पास था? सी के पास था। क्या ये एकदम कहानी क्लियर है? सुनो ना, हाँ तो ऐसा बोल देता हूँ मैं, सी के पास था 600 और बी के पास था 400। चलो चलो परफेक्ट। अब सुनो ध्यान से, ड्यू डेट के दिन, सुनो ध्यान से, ड्यू डेट के दिन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ड्यू डेट के दिन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सुनो ना, ड्यू डेट के दिन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सर किसको इंटरेस्ट मिलेगा? बी को इंटरेस्ट मिलेगा। किसको इंटरेस्ट मिलेगा? बी को इंटरेस्ट मिलेगा। सुनो ध्यान से, किसको इंटरेस्ट मिलेगा? बी को इंटरेस्ट मिलेगा। सर कितने समय का इंटरेस्ट मिलेगा इस बी को? कितने टाइम्स का? तो आंसर इज 4 मंथ्स का। नहीं मिलेगा। कंपनी क्या बोलता है मालूम है क्या? कंपनी बोलता है, और सर कौन सा कंपनी कहाँ पर बोलता है? कंपनी ना, उनका ना कंपनीज एक्ट है ना, आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा, एक सेक्शन 89 है।
सेक्शन 89 में बोलता है कि, नहीं पढ़ा आप लोग ने, नहीं पढ़ा है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग ने कभी पढ़ा है ये। सेक्शन 89 में बोला है कि जिसका भी नाम रजिस्टर में लिखा होता है ना, जिसका भी नाम रजिस्टर में लिखा होता है ना, रजिस्टर में, उसी को क्या मिलता है मालूम है? डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, उसी को मिलता है। मतलब जिसका भी नाम लिखा होगा ना, मतलब 30 तारीख को जिसका भी नाम लिखा होगा ना रजिस्टर में, उसको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा। सर पूरा इंटरेस्ट मिलेगा मतलब? वो बोलता है कि अरे भाई सुनो ना, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और एक सितंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट है ना, पूरा का पूरा एक ही पर्सन को मिलेगा। कौन सा वो पर्सन है? जिसका नाम लिखा होगा, विच इज बी। नाम किसका लिखा है? बी। लगता नहीं है बी का, लेकिन मजा हो गया। अरे यार 4 महीना होल्ड किया और इंटरेस्ट कितना समय का मिला? 6 महीने का। लेकिन कंपनी ने क्या बोला मालूम है? सुनो ना, ये जो आपस में आप लोग परचेज या सेल कर रहे हो ना, इसका सेटलमेंट ना आप लोग खुद ही कर लेना आपस में। इसका सेटलमेंट खुद ही कर लेना, इसका सेटलमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ। कंपनी क्या बोल रहा है? अरे यार आप खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, तो मैं क्या हर एक को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बांटते बैठूं क्या? मैं वो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? जिसका नाम लिखा होगा उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, तो ए को तो नुकसान हो गया 2 महीने का, तो ए क्या करना चाहिए? ए क्या करना चाहिए वो नुकसान ना हो? ए क्या करना चाहिए? ए क्या करेगा मालूम है? जब भी बी को शेयर्स बेचेगा ना, वो बी को क्या बोलेगा मालूम है? ए बी सुन, बी सुन, ये शेयर्स जो है ना, शेयर्स एग्जाम्पल 300 रुपीज का है, मुझे ना 300 नहीं चाहिए, मुझे 300 प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट भी चाहिए। क्यों मांग रहा है सर वो ऐसा 2 महीने का इंटरेस्ट? क्योंकि वो क्या बोलेगा? बी सुन, आपको ना ड्यू डेट के दिन है ना, ए बी सुन, आपको ड्यू डेट के दिन है ना, पूरा 6 महीने का क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ये 6 महीने का जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इसमें से आइडियली 2 महीने का इंटरेस्ट मेरा है। तो इसीलिए जब भी ए बेचेगा बी को, तो बी क्या बोलेगा? सुन लो ध्यान से, ए जब भी बेचेगा तो ए दो चीज मांगेगा। क्या मांगेगा? एक तो कॉस्ट और दूसरा इंटरेस्ट। एक तो कॉस्ट और दूसरा इंटरेस्ट। अब यही चीज बी के एंगल से सोचो, बी जब भी परचेस करेगा, दो चीज पे करेगा। वो कौन से दो चीज पे करेगा? एक तो कॉस्ट और एक तो इंटरेस्ट। एक तो कॉस्ट और एक तो इंटरेस्ट। सुनो ना, अब जर्नल एंट्रीज का बात करते हैं। इन बुक्स ऑफ बी, जर्नल एंट्री में नहीं लिखने वाला हूँ, आप लोग जो बोलोगे वो लिखूंगा मैं। आप लोग जो बोलोगे वो लिखूंगा मैं। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। चलो, ये टाइमलाइन को देखो, ये टाइमलाइन को देखो और मुझे बताओ सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन से डेट को हो रहा है? 1 जून, बी के एंगल से। अरे बी के पास आया ही कब ये डिबेंचर्स? 1 जून। सो बी है ना, 1 जून 2024 को एक एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा बोलो? परचेज अकाउंट, गुड्स खरीद रहे हैं ना वो, परचेज अकाउंट डेबिट, और ट्रेडिंग के डेबिट में डाल देगा, जीपी निकालेगा। तो क्या एंट्री आएगा? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। सुन लो, डिबेंचर्स वगैरह वर्ड यूज नहीं होता है, ये थोड़ी कंपनी है। कंपनी होता ना तो वो डिबेंचर्स डेबिट क्रेडिट करता। यहाँ पर वर्ड यूज होगा इन्वेस्टमेंट्स। इट कैन बी यूज एज इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना टू। हाँ, पेमेंट कर रहा है ना वो, तो पैसा जाएगा ना टू बैंक। इंटरेस्ट खा गए हम लोग। दोनों मिलके सर आएगा उसके अंदर, दोनों मिलके आएगा। गलत है, ध्यान से सुनो इधर, इधर, हाँ वेरी गुड, इधर ध्यान से सुनो। एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स of ABC
लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। सर कितने का है? 1000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीस कितने में खरीदा था सर उसने? 98 में खरीदा था, तो यहाँ पर आ जाएगा 98, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 98,000। सेकेंड, यहाँ से जाने वाला है अपने पास से टू बैंक, चलेगा क्या 98 सिर्फ एक को देंगे तो? नहीं, और एक चीज़ मांग रहा है वो, क्या मांग रहा है बोलो ना? इंटरेस्ट भी मांग रहा है, मतलब इसमें अपने को ऐड होना चाहिए ना इंटरेस्ट भी। तो यहाँ पर ना इंटरेस्ट क्या होएगा मालूम है? डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। एक मिनट, इसमें बस जगह नहीं था, बट मैं लिख देता हूँ अभी इसको थोड़ा सा, और ओहो राइट में शिफ्ट करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भी डेबिट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट इज ऑलवेज 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 कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू गलत है, ऑन पेड अप वैल्यू। अब ना कन्फ्यूजन होगा, ध्यान से सुनना, बट आप लोग ना हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही याद करो, इजी है। बट आपको थोड़ा क्लैरिटी दो ना, तो इट इज़ पेड अप वैल्यू। सुनो ना, अगर फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और कंपनी ने मुझे 100 रुपीज़ मंगा लिया, बट मैंने कंपनी को ना अभी तक 20 रुपीज़ ही दिया, 80 रुपीज़ इन अरियर से, तो मुझे डिविडेंड या इंटरेस्ट वो पूरा 100 पे देगी क्या? लॉ में भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि इट इज़ पेड ऑन, डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप वैल्यू। जितना मैंने पेड अप किया होगा ना, उतने का ही मेरे को भी डिविडेंड मिलेगा। बट अगर क्वेश्चन में पेड अप के बारे में स्पेसिफाइड नहीं है, तो मान लो पूरा का पूरा क्या है आपका पेड अप है, मतलब हम लोग यही बोल के चलेंगे यस इंटरेस्ट या डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो यहाँ पर और सुनो ना, ध्यान से देखो ना, 1000 रुपये का डिबेंचर है सर, फेस वैल्यू नहीं दिया है, हम लोग अज्यूम करके चलेंगे। दो ऑप्शन होता है, एक 10 और एक 100। 10 है ना जनरली शेयर्स के लिए होता है, और 100 डिबेंचर्स के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। सर रेट क्या था? रेट उसके नाम के आगे लिखा हुआ है, उसके नाम के आगे जो लिखा हुआ है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो दिस इज 10%। ये सुनो ना, बी पे करेगा, कितने समय का इंटरेस्ट पे करेगा सामने वाले को? ये डायग्राम से क्लियर है क्या? कितने मंथ का? 2 मंथ्स का। सो इट विल बी, कैलकुलेटर यूज करो फटाफट और बताओ कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1667। तो टोटल पैसा कितना पे करेंगे हम लोग? टोटल कितना पैसा दे देंगे? 99,667। क्या ये समझ आ गया सबको? कौन किसको देने वाला है ये क्लियर है? कौन किसको देने वाला है? बी देने वाला है ए को। जरा एक मिनट ध्यान दो ना इधर, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये कहाँ जाता है मालूम है आपको? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, वहां से बात कर रहा हूँ। कहाँ पर जाता है ये कहाँ जाता है? हाँ, पीएनएल में जाता है। क्या बात है, क्या अकाउंट्स पढ़ाए रहे तुम लोग ने बचपन में। ये बैलेंस शीट में जाता है एसेट साइड में, ये बैलेंस शीट के एसेट में जाता है इन्वेस्टमेंट्स। और ये जो इंटरेस्ट है ना, ये कहाँ जाता है? दिस इज ट्रांसफर टू पीएनएल। और ये बैंक, अच्छा क्यों मालूम है क्या आपको? ना सुन लो, अभी हम लोग ना फाउंडेशन ख़त्म, बड़े हो गए, आपको हर एक चीज़ का इम्पैक्ट देखना है कि कहाँ पर जाने वाला है। क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया था ना, सारे टॉपिक्स में ना आपको बैलेंस शीट भी बनाना है, तो आपको उसका इम्पैक्ट मालूम होना चाहिए कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। बैंक कहाँ जाता है सर? बैलेंस शीट में। क्या ये एकदम क्लियर है? ओके, एक मिनट। हाँ, इस पूरे इसको लेके मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं इधर हेडिंग लिख देता हूँ कि किस चीज़ का मैंने एंट्री पास किया। सबसे मैंने पहले पास किया सबसे पहले मैंने एंट्री पास किया 1 जून 24 को अबाउट परचेजेस। और परचेजेस में आपको याद रखना है
कि सर यहाँ पर कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दोनों आने वाला है, आपका कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दोनों आने वाला है। क्या ये एकदम क्लियर है? यहाँ पर आपका कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है जरा बताओ ना, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होने वाला है? बी के एंगल से सोच के बताओ ना कार्तिक, नेक्स्ट एंगल क्या होगा? इट इज इंटरेस्ट। किसको मिलेगा इंटरेस्ट? बी को मिलेगा। कितने समय का इंटरेस्ट मिलेगा बोलो ना? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ ना, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ ना। सॉरी, किस चीज का? अभी हो रहा है ना, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। ये एंट्री के बाद में समझाता हूँ वो कहानी। हाँ बताओ जरा जल्दी जल्दी। 5000 आया आप लोगों को। एंट्री क्या पास करेंगे? पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा तो एंट्री बोलो, बोलो। बैंक अकाउंट सबको ना डाउट है, बेसिक जर्नल एंट्रीज, और हम लोग कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक मिनट, हाँ मैडम प्लीज समवन कंटिन्यू। चलो सुनो, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, ये बोलो ना आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू। अच्छा इतना बुरा है क्या तुम लोगों का अकाउंट्स? टू इंटरेस्ट, कुछ भी यहाँ कुछ भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने डिबेंचर्स पे आ जाएगा? 1000 डिबेंचर्स पे आ जाएगा। कितना? फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू 100 इंटू 10% इंटू 6/12। ये जरा करके बताओ ना कितना आंसर आ रहा था? 5000। 5000 5000। सुनो ना ध्यान से भाई साहब, सुनो ध्यान से। एक तो सबसे पहला, ये इंटरेस्ट कहां पर ट्रांसफर होगा? पीएनएल। ट्रांसफर कहां पर होगा? पीएनएल। मुझे बताओ ये कब ट्रांसफर होगा? ईयर एंड में। ये ट्रांसफर कब होता है? साल खत्म होने के बाद, एंड में ट्रांसफर होता है। वो भी जो ट्रांसफर होगा ना वो नेट करके होगा, नेट। तो मुझे आप बताओ, यहां पर कैलकुलेटर पे ले लो, 5000 माइनस 1667 करो, मतलब 3333 आया आपको। तो आइडियली इतने का ही आप इनकम बुक कर रहे हो। और आपको मैं बता दूं ना, सुनो ना, कैलकुलेटर पे लो आप लोग, 1000 इंटू 100, फेस वैल्यू के मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 10%। अब इस पर कितना महीने का इंटरेस्ट आइडियली बी को मिलना चाहिए था? 4 मंथ्स। तो इंटू 4/12 करो, 333, मतलब इसको मिलना भी इतना ही चाहिए था। और आप देखोगे ना बुकिंग भी इतना ही हो रहा है। हुआ ना? एंट्री तो किया मैंने इसलिए। पहले वाले एंट्री में हूं मैं। बिल्कुल नहीं, क्रेडिट में बैठेगा। इसको मैं क्रेडिट का ग्रुपिंग दूंगा। ग्रुपिंग, अगर आप बोलोगे ना सर टैली में एंट्री मारूंगा तो एक डेबिट दिखेगा एक क्रेडिट दिखेगा, ऐसा सोच रहे हो आप? कब क्रेडिट कब दिखता है वो? जब मैं उसको ग्रुपिंग दूंगा। देखो जब भी आप लेजर क्रिएट करते हो तो उसको ग्रुपिंग देना पड़ता है कि ऑटोमेटिक जाता है वो? ग्रुपिंग देना पड़ता है। अगर मैं उसको क्रेडिट का ग्रुपिंग दूंगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और आप सोचो यही एक एंट्री होगा तो क्रेडिट में नेगेटिव दिखेगा। जब ये भी एंट्री पास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? नेट करके पॉजिटिव दिखेगा। और क्रेडिट में जो पॉजिटिव दिखेगा ना वो 333 दिखेगा। क्या ये सबको क्लियर है? डन, ओके। और बताओ ना क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है? हाँ,
सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब सर आपने बता दिया परचेस का ट्रांजैक्शन, आपने इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन बता दिया, अब क्या होने वाला है, सेल का ट्रांजैक्शन। सही है, फटाफट फटाफट सुनो ना, ओ भाई लोग सुनो। 31 दिसंबर 2024, फोर था ना, फोर। सुनो ना सुनो ना, इंटरेस्ट के इधर भी लिख दूं क्या, ऑन एफ वी मतलब फेस वैल्यू कैलकुलेट हुआ है। सुनो ना, परचेस करने के टाइम पे बी दो चीज दे रहा था, क्या दो चीज था, एक तो कॉस्ट और दूसरा इंटरेस्ट। वैसे ही जब बी भी बेचेगा ना सी को, तो वो दो चीज लेगा, वो क्या लेगा, हाँ तो इसके लिए कॉस्ट बोलने से अच्छा सेलिंग प्राइस बोलूँ क्या, वो क्या वो कॉस्ट लेगा क्या रे वो, तो इट विल ही विल टेक सेलिंग प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मतलब आइडियली इसके बैंक के डेबिट जब बोलूंगा ना, बैंक डेबिट, तो दो चीज आने वाला है, कौन सा दो चीज, एक तो उसका सेल प्रोसीड और दूसरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो एंट्री बोलो एंट्री बोलो एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, थैंक यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स ऑफ ABC लिमिटेड। सर ऐसा क्यों, ऐसा सीधा इन्वेस्टमेंट लिख दो ना, ये क्या अलग से नाटक इतना, बिकॉज वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये जो 10% डिबेंचर्स है ना, हो सकता है PQR लिमिटेड का 12% डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो सर क्या सबका अलग अलग अकाउंटिंग करना पड़ता है क्या, आंसर इज यस, हर एक का इन्वेस्टमेंट्स ना अलग अलग दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, और टू, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सुन लो ना, कितना पैसा मिल रहा है उसको बेच के बेच के कितना मिल रहा है, 99 रुपीज़ में बेच रहा है। सर पूरा डिबेंचर्स बेच दिया कि सिर्फ थोड़ा, थोड़ा कितना थोड़ा बेचा, 600 बेचा। तो यहाँ पर ऐसा बोलूँ क्या, 600 डिबेंचर्स इंटू ₹99, कितना आया इसका आंसर, 59,400। ये सबको समझा। नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करो जरा जल्दी जल्दी, आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 1500 आता है। इधर देखो तेजस, ऐसा मत करो। सिक्स, फिर से एक बार यूज कर लो कैलकुलेटर, 600 डिबेंचर्स इंटू, ओ भाई साहब, इंटू ₹100 फेस वैल्यू, इंटू 10%, इंटू इंटू 3/12, तो ये कितना हो जाएगा, 1500। 59,400 प्लस 1500 कितना होता है टोटल, 60,000, 60,900 इतना मिलेगा। वापस से ये वाला इंटरेस्ट कहाँ जाएगा सर, PNL। ये डाउट है कि एकदम क्लियर, सबको समझा, बहुत सिंपल चल रहा है यार। इधर देखो ना, क्या है ये, इसमें क्या है, परचेस किया, परचेस का एंट्री, बस आपको मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या समझा दिया कि सर जब भी आप परचेस करोगे ना, तो सामने वाले को ना कॉस्ट भी दे दो और प्लस इंटरेस्ट भी दे दो। वो क्यों देने का लॉजिक समझा दिया, लॉजिक भी क्लियर है, क्योंकि सर जिसमें जिसका नाम रजिस्टर में लिखा होगा ना, कंपनी उसको पूरा इंटरेस्ट पे कर देगा, कंपनी उसको पूरा इंटरेस्ट पे कर देगा, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट ना हो, इसीलिए वो क्या करता है, जब भी परचेस करेगा, जितना समय के लिए सामने वाले ने होल्ड किया होगा ना, उतना समय का इंटरेस्ट क्या कर दो आप उसको पे कर दो। क्लियर। उसके बाद जैसे इंटरेस्ट ड्यू डेट पे आएगा, अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमने भी बेचा तो हमने भी जितना पीरियड होल्ड किया था वो भी हमको मिलेगा। तो एक तो उसका सेल वैल्यू मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। सुनो ना सुनो ना, जब जब सेल होगा तब तब इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा।
अरे आप बेचोगे, आपने खरीदा था कुछ भाव में, बेचा कुछ और भाव में, तो आपको प्रॉफिट या लॉस भी तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम डेट 31 दिसंबर 2024, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। क्या बोल दिया मैंने? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सुनो ना, सबसे पहला तो कैलकुलेशन आ जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन से पहले तो आप लोग एंट्री पास कर ही नहीं पाओगे। इधर देख लो कैलकुलेशन कैसा करना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। प्रॉफिट या लॉस कैसा मिलेगा? सेल माइनस कॉस्ट। सेल माइनस कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आएगा। 100 रुपए में बेचा, 80 में खरीदा था, 20 रुपए का प्रॉफिट। 100 में बेचा सेल, और आपने 105 में खरीदा होगा, तो 5 रुपीज का लॉस। तो इधर देख लो, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। आपको लेना है सेल ऑफ 600 डिबेंचर्स, उसमें आप माइनस करोगे आपका परचेज ऑफ 600 डिबेंचर्स। सर सेल ऑफ सेल सेल ऑफ 600 डिबेंचर्स, इसमें क्या लूं? ये सेल ऑफ 600 डिबेंचर में सर सेल वैल्यू को क्या लूं? सेल वैल्यू क्या लूं? आंसर इज 59,400 आएगा, जितने से आपका इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट हुआ है। सो ये आ जाएगा आपका 59,400। और आपको बता देता हूं मैं, एक एक डिबेंचर्स अपने ना कितने में खरीदा था मालूम है आपको? 98। क्या बात है, कितना आया आंसर? 58,800। और आप अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये पॉजिटिव आया क्या? तो आंसर क्या है? ये प्रॉफिट है। अगर सर नेगेटिव आता तो क्या होता? ये लॉस होता। सुन लो ना, प्रॉफिट और लॉस में सुन लो, जब भी प्रॉफिट होगा ना तो पीएनएल को क्रेडिट करना है, अगर लॉस होगा तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा। तो इधर देखो एंट्री, आपका प्रॉफिट का एंट्री क्या आने वाला है? आपके प्रॉफिट का एंट्री क्या आएगा? टू पीएनएल 600। सर डेबिट किस चीज को करे? इंटरेस्ट ऑन। तो आंसर इज इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स ऑफ ABC लिमिटेड डेबिट। सुन लेना सुन लेना सुन लेना सुन लेना सुन लेना, यही एक है जो भूल जाते हैं। जैसे आप लोग अभी भी ब्लैंक हो गए, सब मालूम था फिर भी। सुन लेना, जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना, प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल क्रेडिट, वो याद रहेगा, बट डेबिट क्या करना है? इन्वेस्टमेंट्स। क्या करना है? इन्वेस्टमेंट्स। अगर लॉस हुआ तो सर मैं लिख देता हूँ ये भी, अगर मान लो मैं ऑरेंज कलर में लिख देता हूँ इसको भी, अगर मान लो यहाँ पर सर लॉस होता तो मैं एंट्री क्या पास करता? पीएनएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया अथर्व? पैन फास्ट करना है? ओके, ये क्लियर है क्या? डन है क्या? ओके, फिर से देखो जरा टाइमलाइन को। सबसे पहला एंट्री हम लोग ने किस चीज़ का पास किया? परचेज का। फिर उसके बाद इंटरेस्ट का, उसके बाद सेल का, और सेल के साथ प्रॉफिट या लॉस का। अब लास्ट में क्या बचा मालूम है क्या? हाँ, ड्यू डेट के टाइम पे इस इंटरेस्ट को वैल्यू करने का। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? जरा जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दो। 31 मार्च 25, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस 600 डिबेंचर्स। 600 तो ट्रांसफर किया, मैं चेक कर रहा था आप लोग जागे हो कि सो गए हो। तो कितना आंसर आ रहा है? 2000। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर कितना आएगा जरा बता दो फिर से एक बार। 400 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100, रेट 10%, और कितने समय का मिलेगा? पूरा का पूरा 6 मंथ्स का मिलेगा हम लोग को इंटरेस्ट। ये ड्यू डेट के दिन कुछ कंफ्यूजन है, का पूरा इंटरेस्ट मिलता है। डन। तो कितना आंसर आया इसका, बोलो ना। 2000 हो गया पूरा, हाँ या ना? नहीं, एक बचा है, वो ट्रांसफर टू पीएनएल वाला है ना। जरा कैलकुलेटर यूज करो फटाफट। एक मिनट, मैं एक एक करके स्क्रॉल करूंगा, फिर आप लोग ना कैलकुलेट करना प्लस माइनस। पहले एंट्री 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 एंट्री, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएनएल। पहले एंट्री बोल दो ना। पीएनएल डेबिट, खर्चा बुकिंग हो रहा है। आप खुद सोचो, आपको इंटरेस्ट इनकम होने वाला है कि एक्सपेंस होने वाला है? सोचो सोचो सोचो। हाँ, नेट नेट क्या होगा? नेट 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 क्या होगा? इनकम ही होने वाला है। अच्छा, ये लोग सोच रहे हैं यार कैसे मालूम पड़ता है आपको नेट इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? अरे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स में अगर आपको एक्सपेंस होने वाला है ना, तो इन्वेस्टमेंट करो भी मत। ये समझा कि नहीं समझा? आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? इंटरेस्ट मिलने के लिए कर रहे हो क्या? इंटरेस्ट देने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या? तो नेट नेट क्या होगा? आपको इनकम होगा। अगर इनकम होगा, अगर इनकम होगा तो एंट्री क्या पास होगा? इंटरेस्ट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, तो पीएनएल क्या हो जाएगा? हाँ मैं लिख देता हूँ, तुम लोग ना और शॉक दे दो मेरे को। क्या हो जाएगा बोलो ना? इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट, ओहो कहाँ सरक गया ये? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, कैलकुलेटर ले लो जरा, आप लोग कैलकुलेट करो, मैं नहीं बता रहा हूँ कौन सा फिगर लेना है आपको। वो धीरे धीरे सब जगह स्क्रॉल होगा, डोंट वरी, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। डन, बोलो। 6833। तो बहुत लोग अभी भी सस्पेंस में हो, देखो बोल रही है मेरे को तो नहीं आया, क्योंकि सर पहले में ही विकेट चला गया रहेगा, पहले में विकेट चला गया रहेगा। सुन लो ना, डेबिट वाला इग्नोर मारो, जितने भी क्रेडिट में दिख रहे हैं ना उसको क्या करने का? प्लस, और डेबिट वाला माइनस। तो आप मेरे साथ में करो, 5000 कैलकुलेटर पे ले लो, ले लिया, -1667 कर लिया, प्लस 1500 कर लिया, प्लस 2000। बताओ कितना आंसर आया? 6833। अच्छा, ये आंसर प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस मतलब ये क्रेडिट में पड़ा है। अगर आपने इसको डेबिट कर दिया मतलब ये ट्रांसफर होकर पूरा जीरो हो गया। अभी सोचो ना, मैं माइनस करूंगा ना 6833, तो ये पूरा का लेजर क्या हो गया? जीरो हो गया, और जो भी बचा था कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया आपने? पीएनएल खत्म हो गया सम। एक बार फिर से देखो, सबसे पहला परचेस के टाइम पे, आप जब भी आप परचेस करते हो, आप जब भी आप परचेस करते हो, अब जब भी परचेस करते हो तो आपका कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों आ जाता है। परचेस के टाइम पे क्या कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों आ जाता है। इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करोगे, क्या याद रखना, इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सर कब से कब तक का पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? लास्ट ड्यू डेट से पूरे इंटरेस्ट पूरे पीरियड का मिलेगा टिल डेट का। एक क्लियर है क्या? नेक्स्ट, सेल के टाइम पे सेलिंग प्राइस प्लस इंटरेस्ट अपने को क्या होगा? मिलेगा। सर ये परचेस के टाइम पे जो इंटरेस्ट देना है कितने समय का देना है? ध्यान से सुनो ना, लास्ट इंटरेस्ट के डेट से लेकर, लास्ट इंटरेस्ट के डेट से लेकर डेट ऑफ परचेस तक।
और सेल में भी इंटरेस्ट अपने को मिलेगा, कब से कब तक का मिलेगा, लास्ट इंटरेस्ट के डेट से सेल ऑफ डेट तक का। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है हम लोगों को, और लास्ट में फिर से जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो लास्ट ड्यू डेट से अभी तक के ड्यू डेट तक का, मतलब ड्यू डेट वाला जो है वो ड्यू डेट से ड्यू डेट तक जाएगा, और परचेज और सेल का लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजेक्शन डेट तक का आ जाएगा। क्लियर, डन, ओके, विल टेक अ ब्रेक।